SSGM CBSE school runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankua heartily welcomes you to online education. Students of class 8, today we are going to learn lesson number 3, that is glimpses of the past in English. Lesson number 3 from our textbook. So student, before start or before you watch this video, you sit with your textbook and as and when I am going to explain this chapter with me, simultaneously you just go through the textbook also, so it is very easy to understand this chapter. Okay students, so I am going to read lesson number 3 from textbook and glimpses of the past. Students, glimpses means झांकी या उसकी एक झलक. तो पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे. पास्ट मीन्स जो बीत चुका है, उसके बारे में थोड़ी सी एक ग्लिम्प्सेस हम देखेंगे ये चैप्टर में. एंड मोर देन दैट, दिस चैप्टर इज टोटली पिक्टोरियल यानी कि ये जो आपका चैप्टर है वो पिक्चर्स में दिया हुआ है. पिक्चर्स को भी हमें देख के हमें पढ़ना है और उसकी झांकी हमें दिखाई गई है. ओके स्टूडेंट्स, बी रेडी. It's a picture story. It recalls the story of freedom through pictures. यानी यह स्टोरी है पिक्चर की, और मोर देन दैट यह इट रिकॉल्स यानी वह हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम की स्टोरीज या गाथा को रिकॉल यानी कि चित्रों से यानी पिक्चर से हमें दर्शाती है. It also explains the idea that led to the first war of independence in 1857. 1857 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, उसके बारे में भी यह एक्सप्लेनेशन मिलता है हम. At a function in Delhi, Lata Mangeshkar sang patriotic song ऐ मेरे वतन के लोगों. She called upon the Indians to recall with tearful eyes that sacrifices of Indian freedom fighters. At a function in Delhi, यानी जो एक दिल्ली में फंक्शन हुआ था जिसमें लता मंगेशकर ने एक सॉन्ग जो पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी कि एक देशभक्ति सॉन्ग गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों. और इसके थ्रू यह यानी कि लता मंगेशकर ऐसा मैसेज पास ऑन या देना चाहती थी कि सभी देशवासियों को हमें याद करना है जब स्वातंत्र दिन आता है. तब हम क्या करते हैं, जो हमारे सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं उसको हम याद करते हैं, उसकी कुर्बानी हमें याद करते हैं कि हाउ दे फॉट विद द एनिमीज एंड सेव अस. The English East India Company came to India for trade. The English East India Company. East India Company came to India for trade. यानी वह व्यापार करने के तो उससे इंडिया में आए थे. But with its superior weapons of diplomacy, they extended its power in the 18th century. यानी कि कूटनीति से उन्होंने 18वीं सेंचुरी में 18th सेंचुरी में अपना पावर जो है वो एक्सटेंड यानी फैला दिया. इंडियन प्रिंसेस वर डिवाइडेड एंड शॉर्ट साइटेड. इंडियन प्रिंसेस, स्टूडेंट्स ये तो हमें मालूम ही है कि जो ब्रिटिश है उसका एक ही फॉर्मूला रहा है या उसका एक ही सोच रहा है. क्या सोच रहा है? दैट इज डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल. स्टूडेंट्स हमें पता है, या फिर ब्रिटिशर्स जो हैं उनको एक ही चीज मालूम थी या वो एक ही फॉर्मूला अपना रहे थे, दैट इज डिवाइड एंड रूल. अभी डिवाइड और रूल में बताऊं आपको, दो किंग होंगे जिससे अच्छी बन रही होगी, दोनों आपस में किंग होंगे अलग अलग स्टेट के. एंड देन व्हाट द ब्रिटिशर्स वाज डू वाज कि उन लोगों को
कहा सुना करेंगे, यानी कि उसके एक किंग को कुछ और बोलेंगे, दूसरे किंग को कुछ और फिर उन लोगों को ऐसे करके क्या करते थे, ब्रिटिशर्स डिवाइड करते थे और फिर ऐसे करके वह अपनी हुकूमत यानी रूल करते थे। और फिर आपको पता है स्टूडेंट्स की देखते ही देखते हमारे पूरे भारत में ये ब्रिटिशर्स ने रूल यानी उसको कवर कर लिया और फिर राज करने लगे। सो ओवर हियर इंडियन प्रिंसेस वर डिवाइडेड एंड शॉर्ट साइटेड। और यहाँ पर ये जो इंडियन प्रिंसेस की बात हो रही, यानी कि हमारे भारत के जो राजकुमार या राजा थे उनको ब्रिटिशरों ने डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। एंड दे वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड मतलब हमारे जो भारत के जितने भी राजकुमार या राजा थे दे वर शॉर्ट साइटेड, मतलब वो लंबा नहीं सोचते थे। इसने ऐसा बोला, ठीक है आज से हम इसको नहीं बुलाएंगे, हमारे रिश्ते आज से इसके साथ सब कट, ऐसा करके ये सोचते थे इंडियन प्रिंसेस। लेकिन उसको पता नहीं था, ड्यू टू दिस रीजन वन डे ब्रिटिश रूल ओवर टू इंडिया, क्योंकि दे वर शॉर्ट साइटेड। So people in India had no peace due to constant fights among the states of the country। और देखो इससे क्या हुआ, पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों को जरा सी भी शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि सभी स्टेट्स के प्रिंसेस आपस में फाइट यानी लड़ना शुरू हो गए ऑल ओवर द कंट्री। They sought the help of the English merchants to defeat each other। और फिर उन लोगों ने क्या किया, सभी प्रिंसेस ने डिफीट से, हार से बचने के लिए ब्रिटिशरों के पास से मदद मांगी और ब्रिटिशर से मदद लेते लेते वो दूसरे प्रिंस को वो क्या करते थे, हरा देते थे और खुद हार का सामना नहीं करना पड़ता था। एंड these rivalries helped the company to defeat and subdue Indian princes one by वन। और यह दुश्मनी या यह दुश्मनावट जो थी वो क्या हुआ, ब्रिटिशरों ने वन बाय वन इंडियन प्रिंसेस यानी सभी नवाबों के ऊपर अपना अधिकार पा लिया या जमा लिया। A far-sighted ruler like the brave टीपू सुल्तान। फार साइटेड, यहां पे शॉर्ट साइटेड और फार साइटेड। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट साइटेड थे इंडियन प्रिंसेस। शॉर्ट साइटेड यानी कि जो लंबा नहीं सोचते हैं, जो फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, उसको शॉर्ट साइटेड बोलते हैं। और फार साइटेड यानी जो दूर के बारे में सोचना कि अगर फ्यूचर में क्या होगा तो उसको बोलते हैं फार साइटेड। तो फार साइटेड यानी वो दूर की सोच रखने वाला एक ही राजा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। फार साइटेड किंग का नाम क्या था, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर fought the British till the died fighting। यानी कि वो लड़ते लड़ते अपनी आजादी के लिए, और उसको पता था कि अगर हम ये घुटने टेक देंगे ब्रिटिशर्स के सामने तो फिर एक दिन वह हम पर राज या रूल करेंगे। इसलिए टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस तक, जब तक कि वह मरा नहीं, या ब्रिटिशर्स के खिलाफ वह लड़ता रहा। Now Indians reacted to the conquest made by the English company. Some of them thanked God as well as the British for restoring peace in the country and stopping looting। और फिर उसके बाद बहुत सारे इंडियंस ने ब्रिटिश के रूल को अपना लिया और फिर क्या करने लगे, ब्रिटिश को और उसके साथ साथ भगवान का भी शुक्रिया अदा करने लगे कि थैंक गॉड ये ब्रिटिश आए और यहाँ पे थोड़ी शांति हो गई। क्योंकि फिर पहले सबको लड़वाया आपस में, फिर उन्होंने राज किया और सब जगह शांति हो गई। एंड देन स्टॉपिंग लूटिंग यानी कोई अभी लूटने भी नहीं आता था। एंड दे सेड देयर डेस्टिनी वाज लिंक्ड विद द ब्रिटिशर्स। और फिर सभी इंडियंस को ऐसा लगता था कि हमारी अभी डेस्टिनी
जो है वह ब्रिटिशर्स यानी हमारी किस्मत है भारत की, भारतीय लोगों की, वह ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ी है। बट देयर वर अदर्स हु फेल्ट अनहैप्पी, लेकिन कुछ और भी थे जिनको अनहैप्पी यानी कि दे फील कि हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। They complained that the white men had killed or dethroned their kings. No doubt some kings were bad, but after all, they were Indians. Under the white rulers, they had become slaves. लेकिन कुछ लोगों ने उसका बहिष्कार भी किया, बॉयकॉट भी किया। क्यों? क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बोला। भले हमारे इंडियन प्रिंसेस थे जो हमें लूटते थे या हमारे पास टैक्स लगान लेते थे, लेकिन थे तो इंडियन रूलर, थे तो भारत के राजा। ये अंग्रेजों के अंदर तो हम क्या बन गए? स्लेव्स, यानी उसके अंडर में तो हम, ब्रिटिशर्स के अंडर में तो हम उसके गुलाम बन गए हैं। Some religious leaders supported the social evils such as untouchability and child marriage. कुछ रिलीजियस मर्चेंट्स या लीडर्स थे जिन्होंने किसको सपोर्ट किया? अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को, और चाइल्ड मैरिजेस को, यानी छुआछूत भी होनी चाहिए और चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो भी परफॉर्म होते थे। They forbade crossing the seas and going abroad. A few said that women were to blame for all the misery. The truth was that Indians had lost self-respect. The white hated and disbelieved them. और फिर क्या हुआ कि ये जो समंदर पार करके बाहर गए और वह किसको कसूरवार ठहराने लगे? विमेन्स को, कि ड्यू टू विमेन ये सभी चीज हो रही है, एंड उसको ब्लेम यानी कसूरवार ठहराने लगे। लेकिन द ट्रुथ यही था दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी भारतीय क्या थे? आत्मसम्मान खो चुके थे, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल बची ही नहीं। एंड द वाइट हेटेड एंड डिसबिलीव्ड देम, और अंग्रेज उन पर अविश्वास करते थे तथा इससे डिसबिलीव यानी घृणा भी करते थे। द इंग्लिश वर मर्चेंट्स फर्स्ट, ये इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे पहले व्यापारी थे। Their aim was to make quick profits. उसका एम, उसकी एक ही एम थी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। They imposed heavy taxes on the farmers. फार्मर के ऊपर जो फार्मिंग करते थे खेत में, उन लोगों के ऊपर हेवी टैक्सेस, ज्यादा से ज्यादा लगाम लगा दिए। They sent many farmers to jail for failing to pay their taxes arrears. यार ब्रिटिशर्स ने क्या किया? फार्मर्स को बिहाइंड द बार्स यानी जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो फार्मर्स ऐसे फार्मर्स थे जो टैक्स पे करने में असमर्थ यानी फेल्ड टू पे द टैक्स, ऐसे फार्मर्स को उन्होंने जेल में डाल दिया। They destroyed Indian cottage industries also in order to sell goods manufactured in England. और जो इंग्लैंड में गुड्स यानी जो सामान मैन्युफैक्चर जहां पर उसका प्रोडक्शन होता था, वहां से वो इंडिया में लेके आते थे, और इसकी वजह से हमारी इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई? बंद हो गई, बर्बाद हो गई। ये सब बिजनेस उनको बंद करना पड़ा। ड्यू टू दिस दे एग्जेम्प्टेड ऑल गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम ड्यूटीज, और फिर जो इंग्लैंड से गुड्स यहाँ भारत में आता था इंडिया में, उस पर ड्यूटी फ्री यानी कि कोई भी टैक्स लगता नहीं था। एंड दस दे रूइंड इंडियन आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, और इस प्रकार ब्रिटिशरों ने भारत के जितने भी बिजनेस थे वो सबको क्या कर दिया? रुइन यानी तहस नहस कर दिया, और सभी बिजनेस हो गए बंद। जब भारतीय कंपनी वाले थे वो सभी आ गए सड़क के ऊपर। राम मोहन रॉय, a learned social reformer from Bengal,
अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय जो वेस्ट बंगाल से थे, वह सब कुछ जानते थे एंड अंडरस्टूड, सब कुछ समझ गए कि हमारे भारत के देश में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। He called upon the people to feel proud of their ancient culture and get the society rid of silly superstitions। और फिर पूरी सोसाइटी में ये अच्छाई फैलाने, मतलब एक देशभक्त की तरह पूरी सोसाइटी में बोला कि ये जब सुपरस्टिशंस, ये अंधविश्वास सब छोड़ो आप, और अपने हमारा जो कल्चर है, एंशियंट कल्चर, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। He pointed out that all religions preach the same thing. He understood the importance of science and modern knowledge. He started newspaper, but the Britishers stopped them in 1823। और फिर राजा राम मोहन ने को पता था कि हमें नॉलेज होना चाहिए इंडियंस को पूरा, इसलिए वो बहुत ही इसने अच्छा सोचा। एंड मोर देन दैट ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, यानी कि न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया ताकि सब लोग उसको पढ़ सके और अच्छा, मतलब कि उसमें से नॉलेज भी पा सके। बट द ब्रिटिशर्स स्टॉप देम इन 1823। 1823 में ये न्यूज़पेपर जो है वो क्या हो गया, स्टॉप। ओके। He crossed the seas and went to England to see what made the British so powerful। और फिर राजा राम मोहन ने सी थ्रू, मतलब समंदर से ट्रैवल यानी जर्नी शुरू की, और कहाँ पर पहुंचे, इंग्लैंड। एंड देन व्हाई he went over there to see what made the British so powerful। यानी वह यह देखने गए थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो इंडिया में राज रूल कर रहे हैं, उनको इतना पावरफुल, यानी वो कैसे पावरफुल हो गए, वह राज जानने के लिए कहाँ पर गए राजा राम मोहन रॉय, इंग्लैंड। थ्रू सी रूट, यानी समंदर के रास्ते से वह इंग्लैंड गए। He then adopted the middle path. He agreed to accept the British as rulers, but they must remember the responsibilities of rulers towards their subject। उन्होंने एक मिडल पाथ यानी बीच का रास्ता अपनाया। क्या रास्ता अपनाया? उन्होंने बोला ठीक है, हम ब्रिटिश रूलर्स को एक्सेप्ट करते हैं, बट दे मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रूलर्स टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स। यानी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है सभी रूलर्स को, उसको भी क्या करना चाहिए, दे मस्ट रिमेंबर, उसको यह सब याद रखना होगा। फ्रॉम 1765 to 1835 the British continued to oppress Indians। In 1818 they passed a resolution under which an Indian could be jailed without trial। The British officers in India drew huge salaries and also made fortunes in private business। As a result, Britain prospered while Indian industries began to decline। Governor General Bentinck wrote back home about the starving cotton weavers। और फिर 1765 यानी 1765 to 1835 द ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों पे ऊपर क्या कर रहे थे, अत्याचार करने लगे और भी ज्यादा। एंड 1818 यानी 1818 में एक प्रस्ताव यानी एक रखा क्या, कि सभी भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल भेज सकते थे। यानी कि कोई भी मुकदमा है, कोई केस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कुछ भी इंडियंस ने मिस्टेक की तुरंत डाल दो जेल में। भारत में अंग्रेज अफसरों का क्या मिलता था, दे पेड हाई सैलरीज, यानी अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। एंड मोर देन दैट दे ऑल्सो अर्न विद देयर ओन बिजनेस, यानी उनका खुद का भी बिजनेस था, उससे भी वह ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, ज्यादा से ज्यादा कमाने लगे। एंड ड्यू टू दिस
द ब्रिटिशर्स बिकम वेरी पावरफुल और वह क्या होने लगे, दे अर्न वेरी हाई, और उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक यानी जो कंडीशंस थी वो बहुत ही अच्छी हो गई। एंड ड्यू टू दिस ये गवर्नर जनरल बेंटिक ने एक लेटर अपने इंग्लैंड लिखा कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, सभी भारतीयों को खाना या आर्थिक परिस्थिति जो कॉटन वीवर है उसकी सबकी बंद हो गई है। इंडियंस वर टॉट पर्शियन एंड संस्कृत, यानी भारतीयों को कौन सी भाषा सिखाई जाती थी, संस्कृत एंड पर्शियन। In 1835, an Englishman named Macaulay recommended the teaching of English in India. और फिर मैक्यूले नाम के एक आदमी ने, जो इंग्लिशमैन था, कौन सी साल में, 1835 में रेकमेंड किया, यानी एक सुझाव दिया कि इंग्लिश टीचिंग होनी चाहिए इंडिया के अंदर। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स हु वर गिवन पिटी जॉब्स, यानी यह जो एजुकेशन जो इंग्लिश में मिलता था उसकी वजह से छोटी छोटी जॉब्स यानी छोटी छोटी नौकरियां जो है वो मिलती गई क्लर्क को। बट इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, दे सेड दैट इंडियंस शुड लर्न इंग्लिश। और फिर वो ऐसा बोलते थे ब्रिटिशर्स कि भारतीयों को इंग्लिश सीखनी चाहिए। दे शुड इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस and they convey their grievances to the British Parliament। और यानी कि उसको अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो भी इससे सुधर जाएगी और अगर पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। By 1856 the British had conquered the whole India, they cared little about the welfare of Indians। By 1856 the British had conquered the whole India। 1856 तक जो ब्रिटिशर्स थे गोरे, उन्होंने पूरे भारत में अपना रूल यानी कब्जा कर लिया, पूरे भारत को जीत लिया। They cared little about the welfare of Indians। Indian kings and rulers become puppets of the British। अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना राज और पूरे भारत को उसने जीत लिया, और यहाँ पे हमारे लोकल इंडियन रूलर्स थे, इंडियन प्रिंसेस थे, वो सभी क्या बन गए, कठपुतली। किसके कठपुतली बन गए, ब्रिटिशर्स के। यानी कि जो ब्रिटिशर्स कहते थे वह उनको फॉलो करना पड़ता था। द पीपल हैड लॉस्ट ऑल जॉब्स एंड लैंड। तो यहाँ के जितने भी लोग थे उन सब ने अपनी जॉब यानी नौकरी खो दी और अपनी जमीन जायदाद भी चली गई। They felt the need to drive the white man out। और फिर उन्होंने सोचा कि ये जो गोरों को हैं, अगर हमने अपने देश से इसको बाहर खदेड़ा नहीं तो यह हमें मार डालेंगे और हमको हमारा जीना हराम हो जाएगा। The Santals revolted in 1855 and killed many Europeans। संथाल नामक एक व्यक्ति था, उसने रिवॉल्यूशन किया, और कौन सी ईयर में, 1815 and killed many Europeans। और उसने बहुत सारे यूरोपियंस को मार दिया। The Indian soldiers in the British army were also dissatisfied because they were poorly paid। और ब्रिटिश आर्मी में जितने भी हमारे इंडियंस थे वो भी डिससेटिस्फाइड यानी सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों नहीं थे सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे। एंड दे वर सेंट टू अदर कंट्रीज, और मोर देन दैट उन लोगों को दूसरे कंट्रीज में भी भेजा जाता था युद्ध लड़ने के लिए। सिपोय मंगल पांडे अटैक द व्हाइट एंड वॉज हैंग्ड। और मंगल पांडे ने, हमने सबने स्टोरी सुनी है कि मंगल पांडे ने भी ऐसा ही एक चलाया था रिवॉल्यूशन के, और फिर उसने बहुत सारे इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनको उसने मार दिया था, और उसकी वजह से उसको क्या हो गई थी, फांसी, हैंग्ड, उसको भी मार दिया गया। Thousands of other sepoys were also put in chains। The Brahmin soldiers came to know that their bullets had fat of cows and pigs। और बहुत सारे दूसरे सोल्जर्स, हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, उनको पता चल गया था कि ये जो बुलेट्स हैं, ये जो गन है, वो किस में से बनाई जाती है,
किसके मांस में से बनाई जाती है? पिग्स और काऊ के मांस में से, मीट में से बनाए गए जाते थे। और यह सब उनको पता चल गया था इंडियन सोल्जर्स को। द मैसेज वॉज सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज टू गेट रेडी फॉर द रिवॉल्ट। और ऐसा करके सब गांव में, यह सब गांव जो आसपास के जितने भी गांव थे, सब जगह ऐसा मैसेज फैला, मतलब क्या हो गया, पास ऑन हो गया कि अभी हमें रिवोल्ट करना ही पड़ेगा। ये तो काऊ और पिग के मांस में से ही गोलियां बनाते हैं। The Sepoy marched to Delhi and accepted Emperor Bahadur Shah as their head। और सभी यहाँ के जितने भी सिपोय थे ब्रिटिश आर्मी में, जो इंडियंस थे, वो सभी ने क्या किया? पैदल चल के कहाँ गए? दिल्ली गए। एंड एक्सेप्ट एम्परर बहादुर शाह एज देयर हेड। और बहादुर शाह को अपना हेड बना लिया। The rebellion spread. Many landlords also joined it. Begum Hazrat Mahal of Lucknow and Azimullah Khan, Peshwa Nana Sahib, Kunwar Singh of Bihar pitched battles all over North India. So did the people in Bareilly, Kanpur and Allahabad. This marked the beginning of India's first war of independence। यानी और फिर ऐसे करके ये जो विद्रोह है, रिवोल्ट, वह फैलता गया एंड सब उसमें शामिल होते गए। जैसे कि बेगम हजरत महल, अजीमुल्ला खान, पेशवा नाना साहेब, बिहार के कुंवर सिंह, और सबने पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों से डटकर लड़ाई की, एकदम डट के कि हमें अभी अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देना है। एंड बरेली, कानपुर और इलाहाबाद में भी लोग भड़क गए, यानी इससे सबको हिम्मत मिली और सब लोग भड़क गए। इस प्रकार से ड्यू टू दिस भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम जो है वह शुरू हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्टोरियल स्टोरी थी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट होता है फिनिश। अभी इसके क्वेश्चन आंसर जो है आई एम गोइंग टू सेंड यू इन थ्रू व्हाट्सएप। टिल देन थैंक यू एंड जय श्री स्वामीनारायण। Students, please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.